हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पूरी धारा का ओवरव्यू ले चुके थे और आज से हम लोग डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। और हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि पहले हम लोग धारा को स्टडी करेंगे और उसी से संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में ना ये जो 2 डेट्स दी हुई है हमें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है 24 जनवरी 1994 और दूसरी डेट है 25 जनवरी 1994। तो 24 जनवरी को क्या हुआ था ना कि जो मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है उनसे अनुमति मिली थी और जस्ट नेक्स्ट डे मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में इसको प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। और मध्य प्रदेश जो है ना हमारे इंडिया का पहला स्टेट है जिसने पंचायती राज अधिनियम को लागू किया था और छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का पार्ट था। तो हम लोग कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ भी पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज अधिनियम को लागू किया था। आगे बढ़ते 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्टेट बना और 7 जून 2001 को विधियों के अनुकूल आदेश 2001 बनाया गया। इसमें क्या हुआ था ना कि हम लोग ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को एज इट इज़ छत्तीसगढ़ में लागू किया था, लेकिन वो बैक डेट से लागू किया था 1 नवंबर 2000 से। इसके बाद ये दिया हुआ है ना कि 31 अक्टूबर 2000 तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए थे एक्ट में वो सबको भी हम लोग ने अडॉप्ट किया था और 1 नवंबर 2000 के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे वो छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ना ये पंचायती राज एक्ट के उद्देश्य को बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, तो इसको एक बार फॉर्मली पढ़ लेते हैं। स्थानीय प्रशासन और विकासात्मक क्रियाकलापों में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको इनेक्ट किया गया था। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल क्या है? प्रारंभिक। और धारा नंबर 1 में क्या लिखा है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस एक्ट का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि सेकंड क्लॉज में संपूर्ण विस्तार, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में संपूर्ण विस्तार है इसका। लेकिन अध्याय 14A में मतलब शेड्यूल्ड एरिया में कुछ उपवादों और उप अंतरणों के अध्याधीन इसको लागू किया जाएगा। मतलब वहाँ पे भी लागू होगा बट थोड़े एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के साथ। फिर धारा नंबर 2 में परिभाषाएं दी हुई है और सारी परिभाषा में नहीं याद रखनी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम लोग याद रख लेते हैं। सबसे पहले आप जिला की डेफिनेशन को मार्क कर लीजिए। इसमें क्या याद रखना है कि जिला को जो अधिसूचित करने की जो पावर होती है ना वो राज्य सरकार के पास होती है और जिला एक ही टाइप का होता है, मतलब राजस्व जिला होता है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद की डेफिनेशंस काम की नहीं है आपकी, सीधा आप डेफिनेशन नंबर 8 में आ जाइए जिसमें ग्राम सभा दिया हुआ है। तो ग्राम सभा में क्या चीज़ याद रखनी है? सबसे पहले ये याद रखना है जो ग्राम होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि राजस्व ग्राम और वन्य ग्राम। और ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामवली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर ही ग्राम सभा बनती है। मतलब वहाँ पे जितने भी व्यक्ति नामवली में रजिस्ट्रीकृत है वो सभी ग्राम सभा के पार्ट होंगे। फिर बाकी आपकी काम की नहीं है, सीधा आप धारा नंबर 29 में आ जाइए जिसमें ग्राम की परिभाषा दी हुई है। तो इसमें ग्राम की परिभाषा में क्या दिया हुआ है कि ग्राम को अधिसूचित करने की जो पावर होती है ना वो राज्यपाल के पास होती है और वो एक ग्राम को या ग्राम के समूह को घोषित कर सकता है ग्राम। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब अध्याय चैप्टर नंबर 2 में आते हैं, अध्याय नंबर 2 और इसकी टाइटल क्या है? ग्राम सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धारा नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? ग्राम के संबंध में अधिसूचना। वही सेम जो डेफिनेशन में हम लोग धारा नंबर 29 में देखे थे ग्राम,
उसी को लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है वो किसी ग्राम को या ग्राम के समूह को जो है वो ग्राम घोषित कर सकता है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन धारा नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ग्राम की मतदाता सूची। तो ये भी बहुत सिंपल है कि हर अपनी ग्राम की अपनी अपनी मतदाता सूची होगी। इसमें बेसिकली एक लिस्ट होती है जिसमें जो व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल होता है उसकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। हम धारा नंबर 5 में आते हैं, इसमें ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण। तो ये वाली धारा में ना कौन कौन मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए हकदार होगा ना, बेसिकली वही क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। तो पहली कंडीशन क्या है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए आहर्त है या उसका नाम उसमें प्रविष्ट है। और सेकंड कंडीशन क्या है, जो उस ग्राम का मामूली तौर से निवासी है। तो बेसिकली दो ही कंडीशन याद रखनी है। पहली, ऐसा हर व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल है, पहला कंडीशन। और सेकंड, वहाँ पे ग्राम का मामूली तौर पर निवासी है। दो कंडीशन बस याद रखना है हमें। लेकिन कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। मतलब एक इंसान एक ही ग्राम में अपना रजिस्ट्रीकरण करा सकता है। ऐसा नहीं कि वो 2-3 ग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन कराए, वो एक ही में एलिजिबल होगा। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है। मतलब अगर वो नगरीय निकाय में रजिस्ट्रीकृत है तो पंचायत में रजिस्टर्ड होने के लिए इनएलिजिबल होगा। मतलब उसको एक ही ग्राम में होना चाहिए रजिस्टर्ड और एक ही निकाय में होना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है तो वो नगरीय में नहीं आ सकता, और अगर वो नगरीय में रजिस्ट्रीकृत है तो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नहीं आ सकता। फिर सब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है, कोई व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निर्हित होगा यदि वो विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निर्हित है। मतलब पहली कंडीशन ही इस एक्ट में ये दी हुई है कि आपको विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड होने के लिए इनएलिजिबल हो तो आप यहाँ पे भी नहीं हो सकते। जैसे एक कंडीशन क्या होती है विधानसभा में रजिस्टर्ड करने के लिए कि आपको 18 इयर्स होना चाहिए। तो आप अगर 17 इयर्स हो तो आप विधानसभा में निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सकते। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी नहीं हो पाएंगे। तो चलिए धारा नंबर 6 में आते हैं। धारा नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस धारा से बनते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हेडिंग में ग्राम सभा का सम्मेलन। तो पहला क्लॉज में क्या दिया है, ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन किया जाएगा। तो मैक्सिमम जो गैप है ना वो 3 महीने का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। मतलब हर 3 मंथ्स में इन लोग को एक बार ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना ही पड़ेगा। जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। तो उसी का आप चाहो तो हाफ कर सकते हो कि यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। तो अगर सालाना बोले तो 4 ग्राम सभा आप लोग को कंडक्ट करानी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार नियम बना के हर 2 महीने में ग्राम सभा कराती है। और हर 2 महीने में जो है ना, मतलब टोटल नियम के हिसाब से 6 बार ग्राम सभा होगी। और 4 डेट फिक्स कर दिया गया है, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। और जून और नवंबर में कोई भी डेट को पंचायत सम्मेलन बुला सकती है ग्राम सभा का। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है। अगर वो नियम के हिसाब से पूछेगा, मतलब एक्ट के हिसाब से पूछेगा, तो हर 3 महीने में एक बार होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नियम बनाया है वो उसमें हर 2 महीने में एक बार सम्मेलन होना चाहिए। मतलब सालाना 6 ग्राम सभा कंडक्ट होती है हमारे छत्तीसगढ़ में।
तो यहाँ तो फिक्स कर दिया गया है कि हर 3 माह में, और छत्तीसगढ़ के एक्ट के हिसाब से साल में 6 बार ग्राम सभा होगी। लेकिन अगर उन लोग को और ज़रूरत लगती है ग्राम सभा की बैठक बुलाने की, तो कौन कौन बुला सकता है? पहला तो 1/3 से अधिक सदस्य द्वारा लिखित में मतलब मांग करे तब। सेकंड, जनपद पंचायत चाहे तो बुलवा सकती है, ज़िला पंचायत बुला सकती है, कलेक्टर बुला सकता है, और ये डिमांड होने के विदिन 30 डेज़ के अंतर्गत सरपंच को बुलाना पड़ेगा। तो ये चारों एंटिटी को याद रखना कि वहाँ के 1/3 सदस्य लिख कर दे, या जनपद पंचायत चाहे तो, या ज़िला परिषद चाहे तो, या कलेक्टर चाहे तो। और इसमें एक चीज़ याद रखना जो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में देता है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत कभी भी नहीं बुला सकती। ये स शब्द जो 4 एंटिटीज लिखी हुई है ना, इन लोग ही डिमांड कर सकते हैं ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सब क्लॉज 1A में आते हैं, ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। इसमें क्या दिया हुआ है? ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मतलब एक ग्राम पंचायत में अगर एक ही ग्राम है तो वो ग्राम अपना ग्राम सभा करवाएगी, या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्राम पंचायत में 2 ग्राम है तो 2 ग्राम की 2 ग्राम सभा होगी। फिर आगे बढ़ते सब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है? कोरम दिया हुआ है। मतलब ग्राम सभा के किसी सम्मेलन में ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1 सदस्य से अन्यून सदस्यों से गणपूर्ति होगी, जिसमें से 1/3 से अन्यून महिला सदस्य होगी। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक ग्राम सभा में टोटल 100 मेंबर्स है, तो गण पूर्ति करने के लिए हमें 10% मतलब 10 लोगों की ज़रूरत रहेगी। उस 10 लोगों में से भी ना 3 महिला होनी चाहिए, मतलब 1/3 महिला होनी चाहिए। तो एक साथ दोनों कंडीशन पूरी होना चाहिए, मतलब 100 लोग में से 1/10 होने चाहिए, और उस 1/10 में भी ना 1/3 महिला होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि ग्राम सभा की बैठक में गण पूर्ति करने का उत्तरदायित्व उनके निर्वाचित क्षेत्र के अनुसार यथास्थित सरपंच एवं पंच का होगा। मतलब संबंधित वार्ड के जो पंच होंगे तो वो अपने वार्ड में गण पूर्ति कोरम मतलब फुलफिल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और सरपंच तो पूरे गांव का लीडर होता है, तो सरपंच को ओवरऑल कोरम को फुलफिल कराने का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि अगर कोरम फुलफिल नहीं होता है तो क्या होगा? तो ख में लिखा हुआ है, यदि सम्मेलन के लिए नियत किए गए समय पर गण पूर्ति के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सम्मेलन को ऐसे आगामी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर देगा जैसी कि वह नियत करे, और एक नई सूचना विहित रीति से दी जाएगी, और ऐसे स्थगित सम्मेलन के लिए गण पूर्ति आवश्यक नहीं होगी। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर कोरम फुलफिल नहीं होता है तो बैठक जो है वो स्थगित की जाएगी, और आगामी जो बैठक होगी उसकी सूचना जारी कर दी जाएगी। फिर जो स्थगित सम्मेलन है ना, उसमें नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जब ग्राम सभा कंडक्ट होने वाली होती है ना, उसके पहले उन लोग एजेंडा प्रिपेयर करके रखते हैं और उसी एजेंडे पे उन लोग बात करते। तो अगर बैठक स्थगित हो गई है तो जो एजेंडा उन लोग डिसाइड किए थे सिर्फ उसी पे उन लोग डिस्कशन कर सकते हैं। और क्या याद रखना है कि ये जो 5 टॉपिक है ना, इसके ऊपर संकल्प पारित नहीं किया जा सकता। तो ये पांचों टॉपिक जो है ना वो शब्द याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया है। तो पहला क्या है? वार्षिक कार्य योजना। मतलब वार्षिक कार्य योजना क्या होता है ना कि जो ग्राम पंचायत होती है ना वो हर साल अपने लिए एक प्लान बनाती है। जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान चलता था तो हम लोग 5 ईयर की प्लानिंग करते थे, वैसे ही ग्राम पंचायत हर साल अपने लिए एक 1 ईयर का प्लान बनाती है। तो उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता स्थगित ग्राम सभा में। सेकंड, हितग्राहियों का चयन, मतलब बेनिफिशियरीज का जो चयन होता है ना, मतलब जैसे इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा इस स्कीम को बेनिफिट लेने के लिए, तो उसका चयन नहीं किया जा सकता स्थगित ग्राम सभा में।
नेक्स्ट वार्षिक बजट आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट है लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा, मतलब ऑडिट के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। और लास्ट में प्रशासनिक रिपोर्ट, मतलब प्रशासनिक रिपोर्ट में वही साल भर जो डेवलपमेंट वर्क कितना प्रोग्रेस हुआ है वो दिया रहता है उसमें। तो ये 5 टॉपिक एकदम अच्छे से याद रखिएगा, इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया जा सकता अगर कोरम फुलफिल नहीं हुआ है तो। फिर सब क्लॉज 3 में चलते। इसमें क्या दिया हुआ है कि सरपंच का ये उत्तरदायित्व होगा कि वह अधिनियम के अधीन विनिर्देशित नियमित अंतरालों पर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाए तथा उसके ऐसे करने में असफल रहने पर वह सरपंच का पद धारण करने के लिए निर्हित हो जाएगा। तो बेसिकली सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाए, और ग्राम सभा का जब सम्मेलन बुलाता है तो उसमें गणपूर्ति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कंटिन्यूस मतलब ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में वो गणपूर्ति नहीं कर पाता है ना, तो पहले उस पंच और सरपंच को नोटिस दी जाएगी, मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोरम की। तो अगर कंटिन्यूस 3 बैठकों में अगर उन लोग गणपूर्ति नहीं की जाती उनके द्वारा, तो पहले नोटिस दिया जाएगा और उनको वार्न किया जाएगा, और नेक्स्ट 2 जो ग्राम सभा है ना में गणपूर्ति करने का उन लोग को अवसर दिया जाएगा। तो ये 2 चीज़ एकदम अच्छे से याद रखिएगा। पहले 3 कंटिन्यूस बैठक में नहीं बुला पाता है तो नोटिस जारी की जाएगी, और 2 और ग्राम सभा में गणपूर्ति करने का अवसर दिया जाएगा। और फिर भी वो नहीं कर पाता है गणपूर्ति, तो कलेक्टर के द्वारा उसको पद से हटाए जाने के लिए कार्यवाही स्टार्ट की जाएगी। लेकिन उसको मतलब हटाने का फाइनल आदेश से पहले उसको एक बार मौका दिया जाएगा कि वो बता सके, मतलब एक वैलिड रीज़न दे सके कि क्यों वो गणपूर्ति नहीं करा पा रहा है। फिर सब क्लॉज 4 में चलते। इसमें क्या दिया हुआ है, ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच, अगर वो अनुपस्थित है तो उप सरपंच द्वारा किया जाएगा। और अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित है ना, तो ग्राम सभा अपने में से ही एक मेंबर को चूज कर लेती है। मतलब ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो सम्मेलन में उपस्थित सदस्य के बहुमत से उस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया जाए, है ना। और कभी भी सचिव जो होता है ना, वो कभी भी अध्यक्षता नहीं करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि अगर वहाँ पे ग्राम सभा कंडक्ट हो रही है और एक विवाद उठता है कि ये फलाना पर्सन उस ग्राम सभा में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं, तो इसका डिसीजन जो है ना ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला पर्सन, जो जनरली सरपंच होता है, वो डिसाइड करता है। और वो डिसाइड कैसे करेगा, वो वहाँ की ग्राम की अपनी मतदाता सूची होती है, तो मतदाता सूची निकालेगा, उसमें उस पर्सन का अगर नाम होगा तो वो वहाँ पे ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए हकदार होगा। और अगर उसका नाम उस मतदाता सूची में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे उस ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि ग्राम सभा को ये स्वतंत्रता होगी कि वो ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करे और ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिश को क्रियान्वित करेगा। मतलब इसमें ग्राम सभा को बहुत पावर दिया गया है। मतलब ग्राम पंचायत जो भी काम कर रही है उस विषय पर उन लोग विचार कर सकते हैं, और ग्राम सभा जो सिफारिश करे वो ग्राम पंचायत को फॉलो करना होता है। मतलब हमारे जो एक्ट है ना उसमें नॉर्मल जो रेसिडेंट है गांव के, उनको बहुत पावर दिया गया है, इसलिए इसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोलता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ना, ग्रास तो है बट ना रूट नहीं है। मतलब लोगों को ना एक्चुअल में अपने राइट्स गांव में बहुत अवेयरनेस की बहुत कमी है गांव में। फिर सब क्लॉज 7 में आते हैं। सब क्लॉज 7 में क्या दिया हुआ है, ग्राम सभा का मतलब संयुक्त सम्मेलन दिया हुआ है इसमें। मतलब जैसे अगर एक ग्राम पंचायत है और उसमें 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम है तो 2 ग्राम सभा होगी, और उस दोनों ग्राम सभा में किसी टॉपिक को लेके विवाद है तो संयुक्त सम्मेलन होगा इन लोग का।
तो कोई विवाद को लेके हो सकता है। और एक टॉपिक इसमें क्या दी हुई है कि धारा नंबर 7 के सब क्लॉज 2 मतलब उसमें क्या दिया हुआ है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो योजना बनती है उस टॉपिक को लेके अगर कोई विवाद हुआ है तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, संयुक्त सम्मेलन होगा। और इसी से संबंधित धारा नंबर मतलब सब क्लॉज 8 है, उसमें क्या दिया हुआ है कि इस जो जॉइंट सम्मेलन हुआ है ना ग्राम सभाओं का, इसमें जो डिसीजन होगा वो ऐसा माना जाएगा कि दोनों ने मिलके लिया है। तो धारा नंबर 6 तक हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज जो हमने जो धारा कवर किया है उसी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस अधिनियम में 15 चैप्टर्स हैं, 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और 2 बार आ चुका है, सीएमओ में भी आया है, ईडीओ में भी आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ना, वो जो हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़े थे ना एक्ट में, एज इट इज उसने क्वेश्चन बनाया, सीजीपीएससी का 2023 का क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। सेकेंड पॉइंट, 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में पहली बार प्रकाशित हुआ। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, भारतीय गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से ये अधिनियमित हो। और फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 सब क्लॉज 2, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन उपवादों और उप अंतरणों के अध्याधीन रहते हुए जो कि अध्याय 14A में उपबंधित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र पर होगा। मतलब एज इट इज आप लोग देख सकते हो कि ये बैर एक्ट से इसने क्वेश्चन उठाया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट पॉइंट तो सही है, 24 को राज्यपाल की अनुमति मिली थी और जस्ट नेक्स्ट डे मतलब 25 जनवरी को ये प्रकाशित हुआ था। तो पॉइंट नंबर 2 को छोड़कर जो तीनों पॉइंट है वो इसमें सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है। मतलब जो हम लोग डेफिनेशंस पढ़े थे उसमें ग्राम सभा की डेफिनेशन पूछा है। तो ग्राम सभा की डेफिनेशन क्या है, एज इट इज देखो जो बैर एक्ट में लिखा हुआ है सेम कट कॉपी पेस्ट हुआ है क्वेश्चन में। तो पॉइंट नंबर डी हम लोग जो राइट आंसर है वो पढ़ते, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समिष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी निकाय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का मतलब कितना कोरम होना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1/10 होना चाहिए और जिसमें से 1/3 महिला होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यही मतलब इसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समिष्ट किसी डैश से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली कोई निकाय ग्राम सभा है। तो मतलब इसमें वही जो कितने टाइप की ग्राम होती है वही दिया हुआ है। तो 2 टाइप की हम लोग ने धारा में पढ़ा था, एक होता है वन ग्राम और दूसरा होता है राजस्व ग्राम। 2 ही टाइप का ग्राम होता है। तो बैर एक्ट आप जब पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और एज इट इज बैर एक्ट से ही हम लोग कॉपी करते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 ही इसका सही आंसर है। क्या दिया हुआ है, राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ग्राम में रहने वाले व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेट किए जाने के लिए अर्हता रखते हैं वही ग्राम सभा के मेंबर होंगे। ये भी बैर एक्ट में एज इट इज कॉपी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही जो गण पूर्ति होती है उसके विषय में क्या सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ही हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पहला जो ऑप्शन है वो ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला होनी चाहिए और सरपंच और पंच गण पूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। तो चलिए इस लेक्चर सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं और आने वाली लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पूरी धारा को कंप्लीट करेंगे और इससे आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।